फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग जेएसएससी पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में ड्रामा और नॉवेल सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद कल पोएट्री सेक्शन को स्टार्ट किए थे, जिसमें से हम लोग ने सोनेट 29 कंप्लीट किया था। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज का जो सेकेंड पोएम है, ठीक है, जिसका नाम है द रेनबो। ठीक है, आज हम लोग उस पोएम को कंप्लीट कर देंगे। द रेनबो जो पोएम है वो विलियम वर्ड्सवर्थ का लिखा हुआ है। ठीक है, एंड विलियम वर्ड्सवर्थ 7 अप्रैल 1770 से लेकर के 23 अप्रैल 1850 तक उनका टाइम पीरियड था। मतलब कि 7 अप्रैल 1770 में उनका बर्थ होता है और 23 अप्रैल 1850 में उनका डेथ हो जाता है। ही वॉज अ पोएट लॉरिएट। ठीक है, पोएट लॉरिएट भी वो रह चुके हैं इंग्लैंड में। 1843 से लेकर के 1850 तक वो इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट थे। पोएट लॉरिएट यानी कि वहाँ पे राज कवि होता था इंग्लैंड में। ठीक है, तो उस टाइम वो अपने टाइम पीरियड में वो पोएट लॉरिएट भी रह चुके थे। ही वॉज द बेस्ट नेचर पोएट और उनको इसी के लिए याद भी किया जाता है। उनके पोएम के थ्रू से नेचर जो है, मतलब नेचर के लिए ज़्यादा लिखते थे। नेचर के पे बेस्ड उनके पोएम्स होते थे और उनको हम लोग इसी के लिए याद करते हैं। वाज द परहैप्स ही इज द ग्रेटेस्ट नेचर पोएट इंग्लिश लिटरेचर हैव एवर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, सेकेंडली ही बिलोंग्स टू रोमांटिक एज। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर में पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का अगर बात करें तो रोमांटिक एज से वो बिलोंग करते थे और रोमांटिक एज 1798 टू 1832 तक का पीरियड को रोमांटिक एज बोला जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। ये टाइमलाइन जो है वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग देखने को मिल सकता है, बट जनरली 1798 से लेकर के 1832 तक के पीरियड को रोमांटिक पीरियड बोला जाता है। ठीक है, 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का एक वर्क पब्लिश हुआ था जिसका नाम था लिरिकल बैलेड्स। ठीक है, क्या नाम था? लिरिकल बैलेड्स। और इसी लिरिकल बैलेड्स के लिए उनको, मतलब इसी लिरिकल बैलेड्स के पब्लिकेशन के बाद से ही ऐसा माना जाता है कि वो, मतलब कि रोमांटिक एज इंग्लैंड में स्टार्ट होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या क्या चीज़ बताएं। विलियम वर्ड्सवर्थ का बर्थ कब हुआ था? 1770 में। ठीक है, पोएट लॉरिएट भी रह चुके हैं 1843 टू 1850। ठीक है, ही इज ए नेचर पोएट, और वो रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। याद रखिएगा ये चीज़, 4 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए। ठीक है, रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। तो ये हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ते सबसे पहले पोएम को ही देखते हैं। पोएम बहुत ही छोटा सा पोएम है। ठीक है, और जो कि थोड़ा सा लाइन बाय लाइन हम लोग पोएम को देखेंगे। माई हार्ट लीप्स up when I behold a rainbow in the sky. So what it when my life began, so it is now I am a man. So be it when I shall grow old, or let me die. The child is father of the man, and I could wish my days to be bound each to every by natural piety. ठीक है, ये 9 लाइन्स का पोएम है। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट पोएम है जिसमें पोएट जो है, ठीक है, एक रेनबो को डेडिकेट करके रेनबो को देखने के बाद उसका क्या फीलिंग्स आता है या उसके अंदर, मतलब कि कैसा उसको फील होता है, वो उसके बारे में पोएट यहाँ पे डिस्कस करे इस पोएम में। ठीक है, तो इस पोएम का सेंटर मतलब कि कहाँ है? एक रेनबो है। ठीक है, सिंपली एक रेनबो मतलब इंद्रधनुष। ठीक है, जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, रेनबो जो भी हम लोग निकलता है अभी तो कितना ब्यूटीफुल होता है, उसका सीन देखने में कितना अच्छा लगता है। ठीक है, तो सिंपली जो पोएट है वो कह रहे हैं माई हार्ट लिप्स, ठीक है, लिप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड। यहाँ पे लिप्स अप एक फ्रेज है, इडियम्स है, जिसका मतलब होता है एक्साइटमेंट, इंथुजियाज्म। ठीक है, तो कहते हैं कि जब भी मैं एक मतलब रेनबो को देखता हूँ तो रेनबो को देखने के बाद उनको एक अलग इंथुजियाज्म आ जाता है, उनको एक्साइट करता है। ठीक है, एक्साइटमेंट आ जाता है उनके अंदर, है ना। बिहोल्ड मतलब देखना या ऑब्जर्व करना। रेनबो इन द स्काई, सो व्हाट इट
व्हेन माई लाइफ बिगेन, ठीक है। और इसी एक्साइटमेंट के साथ मेरा लाइफ स्टार्ट हुआ था, जहाँ से जब मैं छोटा था, जब मेरा मतलब कि जब चाइल्डहुड एज में था, तो उस समय मतलब कि उस समय भी मतलब बहुत ही एक्साइटमेंट में, बहुत ही एक्साइटेड रहता था, बहुत ही एनर्जेटिक रहता था, ठीक है। सो इट इज़ नाउ आई एम अ मैन। और यही एक्साइटमेंट अभी भी होता है, जब भी मैं रेनबो को देखता हूँ तो अभी भी मेरे अंदर वही एक्साइटमेंट होता है। सो बी इट व्हेन आई शैल ग्रो ओल्ड। और ऐसा ही होगा जब मैं ओल्ड हो जाऊँगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, ठीक है। जब मैं व्हेन आई विल बी अ ग्रोन अप, ठीक है, आई विल हैव द सेम एक्साइटमेंट, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ऐसा ही एक्साइटमेंट फ्यूचर में भी होगा रेनबो को देखने के बाद, जैसा कि अभी भी हो रहा है और जैसा कि बचपन में होता था। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ठीक है, सो बी और लेट मी डाई, ठीक है, और लेट मी डाई। अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर ऐसा ऐसा एक्साइटमेंट अगर देखने के बाद नहीं हुआ तो मुझे मर जाना ही पसंद है। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। यहाँ पे देखिए, ये इस लाइन में पैराडॉक्स का यूज़ किया गया है, पैराडॉक्सिकल लाइन है, ठीक है। मेटाफर भी यूज किया गया है। इसका मतलब ये है कि पैराडॉक्सिकल लाइन ऐसा स्टेटमेंट को बोलते हैं, ऐसा पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट को बोलते हैं जो खुद में कॉन्ट्राडिक्टरी हो, बट अगर उस पर एनालाइज किया जाए तो वो सच होता है। जैसा कि इस लाइन में द फादर इज़ द चाइल्ड ऑफ मैन। आप लोग मतलब कि सोचिएगा तो कैसे हो सकता है कि कोई चाइल्ड फादर, मतलब कि चाइल्ड कैसे हो सकता है फादर, ठीक है, किसी मैन का फादर कैसे हो सकता है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। बट अगर एनालाइज करें तो कहीं ना कहीं मतलब कि चाइल्ड ही आगे जा कर के मतलब कि फ्यूचर में मतलब कि पिता बनता है, फादर बनता है। तो दैट्स वाई इन दैट सेंस कि ये सेंटेंस सही है। एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल पाइटी, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि मेरा जो भी मतलब कि इन फ्यूचर में भी मैं ऐसा विश करता हूँ कि मेरा जो भी डे है, जब भी मतलब जो मेरा फ्यूचर है उसमें मेरा प्रत्येक दिन, ठीक है, नेचर से बाउंड हो। नेचर पीटी मतलब पाइटी मतलब होता है प्रेयर, ठीक है, सिंपली रिलीजियस, बाउंड टू रिलीजन, ठीक है, डिवोशन टू गॉड, है ना। तो गॉड से डिवोटेड हो, मतलब नेचुरल, वो जो कह सकते कि नेचुरली गॉड से डिवोटेड हो, नेचर से डिवोटेड हो, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे राइटर जो हैं बेसिकली एक रेनबो को देखने के बाद कहते हैं कि मैं इस रेनबो को देखने के बाद पूरी तरह से एक्साइटेड हो जाता हूँ, ठीक है। और ये एक्साइटमेंट मुझे बचपन में भी वैसा एक्साइटमेंट होता था, ठीक है। और अभी जब मैं एक एडल्ट हूँ तो एडल्ट एज में भी हमको वही एक्साइटमेंट होता है, ठीक है, उस रेनबो को देखने के बाद। और जब मैं एक ग्रॉन अप मैन हो जाऊंगा तो भी वही एक्साइटमेंट होगा। और अगर वैसा नहीं हुआ, वैसा एक्साइटमेंट नहीं हुआ तो मैं मर जाना पसंद करूंगा, ठीक है। लास्टली वो दो लाइन में बोलते हैं कि मुझे मतलब कि आने वाले दिन में जो मतलब कि कमिंग ईयर्स में भी जब मेरा प्रत्येक दिन, ठीक है, गॉड मतलब नेचर से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, नेचर के प्रति डिवोटेड हो, ऐसा मैं विश करता हूँ, ठीक है। तो सो दिस वाज द पोएम, ठीक है। ये था एनालिसिस आपके पोएम का, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। दिस पोएम वाज रिटन ऑन 26 March 1802 व्हेन पोएट वाज एट डोव कॉटेज विथ हिज वाइफ, ठीक है। ये पोएम जो है कब लिखा गया था, जब 26 मार्च 1802 में लिखा गया था, जब पोएट जो है डव कॉटेज में थे अपनी वाइफ के साथ, उस समय ये पोएम लिखा हुआ है, ठीक है। इसका पब्लिकेशन 1807 में होता है, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, ठीक है। ये है जिसमें ये पोएम पब्लिश होता है। ये पोएम्स इन 2 वॉल्यूम एक पोइट्री का कलेक्शन है जो कि 1807 में पब्लिश होता है, 1807 में पब्लिश होता है। और उसी में ये पोएम, ठीक है, द रेनबो पब्लिश होता है। द रेनबो का मतलब कि टाइटल एक और, मतलब द रेनबो और माई हार्ट लिव्स अप, ये दोनों टाइटल उसी पोएम के लिए हैं, ठीक है। द रेनबो और माई हार्ट लिव्स अप, क्योंकि इसका मतलब कि कोई टाइटल नहीं है, तो जनरली बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पोएम का स्टार्टिंग का फर्स्ट लाइन को ही टाइटल मान लेते हैं। तो द रेनबो और माई हार्ट लिव्स अप, ये दोनों टाइटल इसी पोएम के लिए, तो याद रखिएगा क्या क्या चीज़ बोला, द रेनबो एंड माई हार्ट लिप्स अप, ठीक है। जो स्टार्टिंग का लाइन है माई हार्ट, HEA, माई हार्ट लिप्स अप, ठीक है, ये स्टार्टिंग का लाइन को भी टाइटल माना जाता है, बहुत जगह दे दिया जाता है। तो मे बी कि क्वेश्चन में दे सकता है विच इज व्हाट इज द अनदर टाइटल ऑफ द पोएम, ठीक है।
द रेनबो। तो द रेनबो का एक और टाइटल क्या है यहाँ पे देखिए, माई हार्ट लिफ्ट्स अप, ये उसका सब एक और टाइटल है, दूसरा टाइटल है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। कब पब्लिश हुआ था? 1807 में पब्लिश हुआ है, ठीक है। और ये वर्क जो है वो 1802 में लिखा गया है, 1802 में लिखा गया और 1807 में पब्लिश होता है, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। उसके बाद इस पोएम का जो दो लास्ट लाइन जो है उसको एज एन एपिग्राफ यूज किया गया है, ओड टू इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टिलिटी। ये एक ओड है, ओड टू इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टिलिटी। ये विलियम वर्ड्सवर्थ का एक और वर्क है। उसी में एक एपिग्राफ के रूप में इस पोएम के लास्ट 2 लाइन्स को मेंशन किया गया है। एपिग्राफ मतलब होता है एक फ्रेज, जो भी एक फ्रेज या फिर लाइन, ठीक है, किसी वर्क को स्टार्ट करने से पहले जो फ्रेज या लाइन होता है उसको हम लोग एपिग्राफ बोलते हैं, ठीक है। तो ओड टू इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टिलिटी जो वर्ड्सवर्थ का एक और वर्क है, उसी के एपिग्राफ में इस वर्क के लास्ट 2 लाइन को मेंशन किया जाता है, ठीक है, मेंशन किया गया है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद है आगे, दिस पोएम बिगिंस विथ अ रेफरेंस ऑफ द रेनबो वेन एवर वर्ड्सवर्थ बिहोल्ड्स इट। जैसा कि पहले बताया, जब भी वर्ड्सवर्थ क्या है कि मतलब कि उस रेनबो को देखता है, हिज हार्ट गेट्स फिल्ड विथ इंथुजियाजम एंड एनर्जी। पूरा इंथुजियाजम उसमें भर जाता है, पूरा एनर्जी के साथ भर जाता है। इट इज़ नॉट दैट द सेंसेशन ऑफ द जॉय एक्साइटेड इन हिज हार्ट व्हेन ही वाज चाइल्ड, ठीक है, वही एक्साइटमेंट, वही एनर्जी उसको बचपन में ही था, ठीक है। और स्टिल मतलब कि एडल्ट, जब वो एक एडल्ट भी हो गया है तो भी वही एक्साइटमेंट अभी भी है। एंड ही सेज कि जब मैं एक ओल्ड मैन हो जाऊंगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तो भी यही एक्साइटमेंट मेरे में रहेगा। ही विशेस टू रिटेन हिज चाइल्डिश सेल्फ इवन इफ़ ही मैच्योर्स एंड ग्रोज ओल्ड, ठीक है। वो कहता है कि जब मैं एक मैच्योर मैन हो जाऊंगा, ठीक है, आज 14 नवंबर है, चाइल्डहुड मतलब कि चिल्ड्रंस डे भी है, नेशनल चिल्ड्रंस डे भी है, तो सॉरी, तो इससे अच्छा दिन नहीं होगा इस पोएम को एक्सप्लेन करने का, जहाँ पे हम लोग एक ग्रोन अप हो जाते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं तो सब कहता है कि क्या यार बच्चा ऐसा करता रहता, बट कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी एक बच्चा जो है वो, मतलब कि हमारे अंदर का जो चाइल्डिश एक्टिविटी, चाइल्डिश चीज़ है, उसको भी ज़िंदा रखना चाहिए। यही पॉइंट यहाँ पे इस पोएम के थ्रू से मैसेज देना चाहते हैं। इफ़ इट डज नॉट हैपन, मतलब कि अगर वैसा जो एक्साइटमेंट उनको अभी हो रहा है, अगर उनको ग्रोन अप एज में नहीं होगा तो ही वुड लाइक टू बी डाई, ठीक है, उनको मर जाना पसंद रहेगा। अकॉर्डिंग टू हिम नेचर सिम्बलाइजेज बाय द रेनबो, ठीक है। ये देखिए ये जो रेनबो है ये नेचर के, मतलब कि पोएट के लिए एक नेचर, मतलब कि कह सकते हैं कि गॉड का ही, मतलब डिवाइन पावर का मतलब कि सिंबल है, ठीक है। एक कह सकते हैं कि नेचर के उनको गॉड का फीलिंग आ रहा है, उस गॉडली अपीयरेंस का फीलिंग आ रहा है उस रेनबो को देखने के बाद, ठीक है। तो ये था एनालिसिस इस पूरे पोएम का, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब बात करें अगर थीम का, तो इस पर्टिकुलर पोएम में बेसिकली 3-4 थीम्स के बारे में बात किया गया है। पहला नेचर है, दूसरा चाइल्डहुड, तीसरा ब्यूटी और एजिंग। ये 3-4 मतलब कि टोटल थीम्स हैं जो इस पोएम में निकल करके आते हैं। द मेन थीम ऑफ द पीस और द पोएम, मोस्ट ऑफ द पोएम्स इज नेचर। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। एक्चुअली हम कहना ये चाह रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ के पोएम्स में नेचर एक बहुत बड़ा थीम होता है, ठीक है। कुछ भी मतलब उनके पोएम्स में नेचर इज़ द बिगेस्ट थीम, ठीक है। एंड इस पोएम में भी ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है। और उनके लिए, वर्ड्सवर्थ के लिए, नेचर क्या है, इट इज ए एम्बॉडीमेंट ऑफ गॉड का ही एक दूसरा रूप है, स्पिरिचुअल, मतलब कि स्पिरिचुअलिटी का दूसरा फॉर्म है नेचर। किसके लिए? वर्ड्सवर्थ के लिए, ठीक है। एंड अ ग्लिम्पेज ऑफ द रेनबो इज लाइक हैविंग अ ग्लिम्पेज ऑफ डिवाइन इंटिटी। उनके लिए इस नेचर का, मतलब कि इस रेनबो को देखना एक गॉड के, मतलब कि डिवाइन पावर को देखने के समान है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि नेचर जो है उनके लिए बहुत, मतलब कि बहुत बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स है
ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड है उनके लिए नेचर, ठीक है। तो ये कुछ थीम था। उसके बाद रेनबो इज नथिंग अदर देन अ ब्रिज दैट कनेक्ट्स द पोएट टू द स्पिरिचुअल सेल्फ, ठीक है। ये इस कह सकते हैं कि इस रेनबो के थ्रू से वो गॉड से कनेक्ट, अपने आप को गॉड से कनेक्ट करता है। द पोएट अपने आप को गॉड से कनेक्ट कर पाते हैं। ही विशेस नेवर टू लूज टच विथ नेचर इवन टू बी ग्रोज ओल्ड, और जब भी बूढ़े भी अगर हो जाएं तो उस नेचर से वो अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। द थीम ऑफ चाइल्डहुड इज अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट of this you can say poem. दिस थीम ऑफ प्रेजेंट इन द थर्ड एंड सेवन्थ लाइन, ठीक है। और ये जो थीम है चाइल्डहुड वाला थीम, ठीक है, ये भी हम लोग को देखने को मिलता है, जहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि चाइल्डहुड में भी यही एक्साइटमेंट था, और अभी भी जब वो मेंशन करते हैं कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, वो उस जगह में भी वहाँ पे चाइल्डहुड का थीम निकल करके आता है। और वो जो लाइन है चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एक पैराडॉक्सिकल लाइन है, और बहुत जगह मतलब कि ऑफनली इसको कोट किया जाता है। एक्चुअली वहाँ पे ही वांट्स टू से दैट ऑल पीपल वर वंस चिल्ड्रेन, so we come from means he wants to say, the poet wants to say that we come from children, हम लोग कहाँ से आते हैं, और हम लोग भी कभी न कभी एक चाइल्ड थे, और जो मतलब कि जो चिल्ड्रंस है वो भी पेरेंट्स से हो करके आते, तो दैट्स व्हाई ही इज सेइंग चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, ठीक है। अब अगर बात करें इस पोएम के स्ट्रक्चर का, तो पोएम टोटल 9 लाइन्स है, और इसका राइमिंग स्कीम जो है वो ABCC ABCDD, ये इसका राइमिंग स्कीम है। 9 लाइन्स है पोएम्स का। बहुत मतलब कि एग्जाम में भी की क्वेश्चन पूछ सकता है कि द रेनबो में कितने लाइन्स थे, तो टोटल 9 लाइन्स थे, ठीक है। और 9 लाइन्स हैं, और 1802 में लिखा हुआ है, ठीक है। इस वर्क को कब लिखा गया है, 1802 में। पब्लिश कब करवाया गया, 1807 में, ठीक है, याद रखिएगा। टाइटल द रेनबो है, रेनबो, ठीक है, द रेनबो और माई हार्ट लिफ्ट्स अप, ये 2 टाइटल है इस पोएम का। माई हार्ट लिफ्ट्स अप और द रेनबो, ये 2 टाइटल है, ठीक है। तो इतना सारा इतने सारे चीज़ याद रखिएगा। बेसिक थीम्स इस पर्टिकुलर वर्क में क्या है, चाइल्डहुड है, नेचर है, रेनबो इज अ सेंटर इज अ सेंटर ऑफ दिस पोएम। ओके, आई होप कि सारा चीज़ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।